जय हिंद साथियों, चलिए हम आज साइंस का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ये आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। आप लोग बहुत दिन से डिमांड करते कि सर साइंस का भी करवाइए, आप सोशल साइंस बहुत करवा दिए हैं। तो देखिए ऐसा था कि साइंस का मेरे पास प्रैक्टिस सेट आया नहीं था, इसलिए आपको करवा नहीं रहे थे, लेकिन अब आ गया है साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो आपको हम अल्टरनेट डे पर कभी आपको SST करवाएंगे और कभी आपको साइंस का करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम आपको स्टार्ट करते हैं और आपको अल्टरनेट डे पर हम आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट और सोशल साइंस का करवाएंगे, ठीक है। लेकिन चलिए हम तो आज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये देखिए, ये आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है जो आपका पूरे NCERT बेस्ड रहता है, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए इसी टाइप का आपका क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इसमें न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा दिया गया है और न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा गया था। तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको हम पूरे कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको हम बताएंगे। आप सिर्फ फार्मूला याद करते जाइए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, बस इतना ही करना आपको। और अब जैसे देखिए प्लेटफॉर्म बुक है, ये भी अच्छा है, लेकिन प्लेटफॉर्म में ये है कि आपका न्यूमेरिकल नहीं दिया है, वही आपका SSC बैंकिंग का क्वेश्चन इसमें आपको सेट कर दिया है, जो मुझे नहीं लगता है BPSC ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जो इसका पैटर्न है वो साफ साफ कहा है आपको कि NCERT और SCERT से क्वेश्चन रहेगा। तो लेकिन प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन हमको नहीं देखते कि इसमें न्यूमेरिकल रहे, एक दो रहता है लेकिन ज़्यादा रहता नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए किरण पब्लिकेशन का, तो उसमें आपका पूरे आपका NCERT बेस्ड जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है सभी आपको दिया गया है, देख सकते हैं। तो इसको बनाने से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, मुझे लगता है। यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इससे बनाने से ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करके जाएंगे तो आपके एग्जाम आएंगे तो वहाँ भी आप हल कर सकते हैं, यदि आपको थोड़ा भी 11-12 का कॉन्सेप्ट याद है। तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ सिखा देंगे, आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से साइंस का जो सेट में था 111 सबका शुरू है, क्योंकि इसमें आपका फुल टेस्ट था 150 क्वेश्चन का था। उसमें हम आपको जो सिर्फ साइंस का है 80 क्वेश्चन उसी को लिए हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को आप हल करेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन को, तो इसमें आपको समय ज़्यादा लग जाएगा और आपको इतने अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। तो हम क्या किए, इसको पार्ट वाइज बांट दिए हैं। आपको अलग से इसी का जो मैथ्स है तो मैथ्स को हम आपको अलग करवाएंगे, ठीक है। मैथ का जो आपका क्वेश्चन है उसको अलग करवा देंगे और साइंस का क्वेश्चन आपको अलग करवा देंगे। एक साथ करवाएंगे तो समय आपको ज़्यादा लगेगा। और जो आपका 40 मार्क का सामान्य अध्ययन है उसका तो आपको हम करवाते हैं अलग से सेट, और जो आपका हिंदी इंग्लिश का है लैंग्वेज का उसको भी आपको हम अलग से सेट करवाते हैं। तो सबको हम तो करवाइए रहे हैं, तो इसीलिए आपको हम पार्ट वाइज बांटते हैं। इससे क्या हो कि समय कम लगे और अच्छे से आपको हम समझा पाए, इसीलिए आपको हम अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि पूरे आपको 150 नहीं कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, लेकिन पार्ट वाइज कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन है कि यदि किसी सेल का EMF 1.5 वोल्ट है तो सेल द्वारा सर्किट के चारों ओर 0.5 कूलम आवेश को चलाने के लिए प्रदान की गई ऊर्जा होगी। अब देखिए क्या दिया आपको, EMF दिया है। आपको पता होगा EMF क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपका ये डेल्टा भी आपको दिया है कितना, 1.5 वोल्ट दिया है, और आपको चार्ज दिया है, यानी चार्ज आपको दिया आवेश कितना है 0.5 कूलम आपका चार्ज दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसको ले जाने में कितना एनर्जी लगेगा। तो एक चीज़ बताइए, आप लोग 12th में पढ़े होंगे कि वर्क होता है आपका, वर्क बराबर Q इंटू डेल्टा भी। क्या होता है, Q इंटू डेल्टा भी। इसी फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर देंगे। तो आपका आ जाएगा वर्क बराबर Q, तो Q इंटू डेल्टा भी, Q कितना 0.5 है चार्ज, और डेल्टा भी कितना है 1.5 है। कितना सिंपल, देखिए सिर्फ क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 15×5 = 75 होता है। लेकिन आपका एक अंक बाद यहाँ पर पॉइंट है और एक अंक बाद यहाँ पॉइंट है, तो आपका 2 अंक बाद फाइनल पॉइंट होगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.75 जूल। अब बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कोई भारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन बशर्ते आपको फार्मूला पता होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता होनी चाहिए, तब आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आप पढ़े होंगे क्लास 12th में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसी के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है कि बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और आपका जो बी में है कि वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। ये आपका यहाँ गलत दिया गया, उल्टा दिया है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होती है, यहाँ पर आपका उल्टा दिया गया है, ठीक है। इसलिए आपका कथन जो बी है वो आपका बी गलत है,
ठीक है। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी गलत है। अब कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखिए ये आपका मैग्नेट वार है, ठीक है, आप पढ़े होंगे क्लास 12 में मैग्नेट वार। तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो ध्यान रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो आपका नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर चले जाते हैं, यानी इसको मान लीजिए कि नॉर्थ पोल आपका पॉजिटिव होता है और साउथ पोल आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि नॉर्थ से निकलता है, साउथ की ओर टर्मिनेट होता है। तो इसीलिए आपका जो कथन सी था कि चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ हो, देखिए कहाँ गलत है ना, दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ नहीं होती है, ये उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती है। इसलिए आपका इन्हें यहाँ पर सी क्या है, गलत है, ठीक है। बी तो गलत था ही, केवल ए सही था अभी तक। चलिए हम डी देखते हैं, डी में क्या कर रहा है। तो देख डी में क्या कर रहा है, डी में कर रहा है कि बल की चुंबकीय रेखा, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, बिल्कुल सही है। देखिए आपका जो ये चुंबक है, मैग्नेट है, तो ये जो आपका चुंबकीय रेखा क्या है, ये आपका क्लोज पाथ बना रहा है। तो यही कह रहा है आपका कि बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैली होती है और निरंतर वक्र में बंद होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर ए और डी सही है, क्या है, केवल ए और डी सही है। इसलिए क्या होगा, आंसर 3 होगा, केवल ए एंड डी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 113 देखिए। सभी कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, सब फॉर्मूला आपको क्लास में याद हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 0.2 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनता है। तो कह रहा है बिना चश्मे वाले व्यक्ति की आंख और दूर बिंदु का दोष होगा। तो कह रहा है, यानी क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो चश्मा पहना हुआ है और इसका पावर जो है ये -2 डायोप्टर है। तो अब बताइए कि उस व्यक्ति को कौन सा दोष हुआ है और इसका यानी फोकस दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको निकट दृष्टि दोष है या आपका दूर दृष्टि दोष है, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसका पावर किस में है, निगेटिव में है। आपको पता होगा पावर निगेटिव में है, उसका मतलब ये लेंस कौन सा लगाया होगा, अवतल लेंस लगाया होगा, क्योंकि अवतल लेंस का ही पावर क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो एक बात तो समझ में आया कि चलिए पावर निगेटिव है, तो इसका मतलब ये अवतल लेंस का ही लगाया होगा चश्मा। तो अब ये सोचिए कि अवतल लेंस किस दृष्टि दोष में लगाते हैं दूर करने के लिए। तो ये तो आपको पता होगा, ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। देखिए हम पकड़ लिए बात को, कैसे पकड़े। तो पहले ये देखें कि पावर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो निगेटिव था तो समझिए वो अवतल लेंस का यूज किया होगा। अब फिर सोचें कि अवतल लेंस का यूज क्यों करेगा। तो अवतल लेंस का यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो निकट दृष्टि दोष इसे हुआ है, ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो इससे हम एक चीज़ पकड़ लिए हैं कि ये इसको क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। चलिए एक चीज़ क्लियर हो गया कि निकट दृष्टि दोष हुआ है। अब चलिए देखते हैं हम इसका फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये आप पढ़े होंगे क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और क्लास आप 12th में भी पढ़े होंगे कि पावर यानी लेंस की क्षमता क्या होता है। तो ये तो आपका 1/f यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ आपको क्या कीजिए, यहाँ कोना कोनी गुना कीजिए, तो यहाँ से आपका f का फॉर्मूला आ जाएगा 1/p। तो दोनों से ध्यान रखिए, p बराबर 1/f, f बराबर 1/p। तो यहाँ से हम f निकालेंगे तो 1/p, p की जगह कितना है, 2 है, p की जगह 2 है। आपको इस तरह माइनस क्यों ले रहे हैं, तो हम पहले माइनस के पता कर लिए हैं कि वो क्या है, अवतल लेंस है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम पहले पता कर लिए हैं। तो इतना मीटर आ जाएगा। अब क्या मीटर में ऑप्शन है कहीं पर, नहीं है, तो क्या कीजिए उसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और निकट दृष्टि दोष। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 आएगा। निकट दृष्टि दोष हुआ है और उसके फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, इससे आसान तरीका से आपको कोई नहीं बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ये यानी ध्वनि के प्रतिध्वनि का निर्धारण यानी प्रतिध्वनि से पता लगाते हैं। जैसे
चमगादड़ है, चमगादड़ जा रहे हैं। अब उसको ये पता चल जाता है कि उसका साउंड जो है ना, उसका साउंड कहीं मान लीजिए कोई चीज़ आ रहा है आगे में वस्तु, तो उससे टकरा कर उसको सुने देता है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं यहाँ कोई चीज़ है आगे, तो वो अपना रास्ता यहाँ से काट लेता है। तो वो प्रतिध्वनि के कारण ही वो चमगादड़ भी यानी चल पाते हैं और डॉल्फिन भी ये परिघटना कर पाते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रतिध्वनि के कारण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है, सॉरी क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तब क्या होता है। जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तब क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है। और उसके अब देखिए चालकता जब बढ़ेंगे तब प्रतिरोधकता क्या होगा, घट जाएंगे, क्योंकि जिसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो याद रखिएगा चालकता बढ़ जाती है, यानी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होती है, घट जाती है। तो ए और डी दोनों सही होगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 में है ए एंड डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। तो इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको आप याद करना होगा। तो ऑप्शन ए होगा 8 डिग्री, उसको आप रट जाइए और कोई चारा इसका नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाने योग्य होगा, जिसमें कंसेप्ट होगा, आपको हम बताएंगे, लेकिन जो जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसको याद करना है उसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि का वेग क्या होता है, यानी ध्वनि का वेग क्या होता है, यानी स्पीड ऑफ साउंड। तो कह रहा है कि सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम होती है। ये बिल्कुल सही है। जो साउंड होती है ना, साउंड, आप देखिएगा सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम होती है, क्योंकि साउंड आर्द्रता बढ़ने पर साउंड का स्पीड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जब नमी रहेगा वायु में, इसका मतलब क्या, आर्द्रता है, तो जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, साउंड का स्पीड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ध्वनि का वेग क्या होता है, तो सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम होती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि साउंड का स्पीड आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है। इतना चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ेगी साउंड का स्पीड भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 7 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक, तो देखिए ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आता होगा, या इंग्लिश के स्टूडेंट है तो हिंदी में नहीं आ रहा है। हम भी 11th 12th आपको इंग्लिश मीडियम से ही किए हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से ही किए हैं, तो उस समय तो अभी हम देखिए हिंदी में बता रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, पढ़ना है। तो आपको इतना यानी मैनेज करके चलना पड़ेगा कि आप हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले तो हिंदी में समझ सकते हैं, जैसे हम समझ लेते हैं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंग्लिश में दिया है कि हिंदी में दिया है। इंग्लिश में दीजिए तो ये बना देंगे, हिंदी में तो ये बना देंगे, समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप में भी ये कंसेप्ट आना चाहिए, आप भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश में हम यूज करें टर्म बताए आपको। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था एक प्रकाश की किरण है जो वायु से गुजर कर, ठीक है, ये वायु से गुजर कर, ये वायु है, ये दूसरे मीडियम में क्या करते हैं, प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से वो अपवर्तित होते हैं। ठीक है, अपवर्तित होते हैं तो कह रहा विचलन हो जाता है कितना, 15 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, फिगर सही से बन नहीं रहा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ से विचलन हो जाता है कितना, 15 डिग्री का। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए सीधे आते तो यहाँ ऐसे आते हैं, लेकिन ये आपका देखिए आपतित कौन दिया है कितना, 7 डिग्री है, तो ये आपका 7 डिग्री होता है, लेकिन ये करा 15 डिग्री विचलित हो जाता है, तो ये कितना बचेगा आपका आर, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 60 में से हम क्या करेंगे 15 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका आई का मान कितना आ गया, आई कौन, ये 7 डिग्री, आर आ गया कितना, 45 डिग्री। तो आप तो एक चीज़ जानते हैं कि μ1 साइन आई बराबर क्या होगा, μ2 साइन आर हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे क्लास 12th में। अब μ1 की जगह क्या होगा, क्योंकि ये वायु है तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, तो μ1 की जगह हम 1 ले लेंगे तो 1 गुने हो जाएगा आपका साइन यहाँ आई की जगह कितना है, 60 है, तो साइन 60 बराबर μ इंटू यहाँ आर की जगह क्या, साइन 45। ठीक, 45 आ गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर साइन 60 का मान रखिए, क्या होता है, √3/2 होता है साइन 60 का मान, यहाँ आएगा म्यू, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। चलिए ठीक से लिखते हैं, √3/2 बराबर म्यू इंटू 1/√2
√2 आता है। एक चीज़ आपको पता है कि इस √2 से इस 2 को हम काट सकते हैं, कितना बढ़ते हैं तो √2 से, क्योंकि √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 आता है, तो इसे हम काट सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर म्यू का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, तो म्यू की वैल्यू आपका आ गया √3/2 आ गया, √3/2 आ गया, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो देख लीजिए कितना शानदार क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं आप कि इस चैनल से आप जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको मैथ भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, साइंस अच्छे से पढ़ाया जाता है, और आपका चाहे SST हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, हम रटाने की कोशिश नहीं करते, हम कोशिश करते हैं आप जितने अच्छे से समझ सकते हैं समझिए। ठीक, रटने से कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको समझना होगा। वो भी साइंस है तो साइंस में आपको ऐसे भी समझना होगा। हिस्ट्री पॉलिटी आप रट भी लेंगे, लेकिन साइंस आप रट नहीं सकते हैं। ठीक है, और वो भी आप न्यूमेरिकल को रट लेंगे, चलिए ऐसे तो रट लेंगे, न्यूमेरिकल आएगा तब क्या कीजिएगा आप, वहाँ तक कंसेप्ट चाहिए। इसलिए कहते हैं आप समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका 119 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि का प्रवाह कान में कितने समय तक रहता है, तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए, याद करने योग्य ही प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन कर रहा है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी माध्यम के कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो ध्वनि की आवृत्ति होगी, तरंग की आवृत्ति होगी। अब देखिए कह रहा है एक कण है जो 2.5 सेकेंड में, ध्यान दीजिए 2.5 सेकेंड में 40 बार कंपन करते हैं, तो कह रहा है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब समझिए कि आखिर फ्रीक्वेंसी होता क्या है। आप लोग तो अभी तक फार्मूला रटे होंगे, लेकिन ये नहीं समझेंगे फ्रीक्वेंसी होता क्या है। अब जिसको ये समझ में नहीं आता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो उसको क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। देखिए फ्रीक्वेंसी होता है कि पर सेकेंड, ध्यान दीजिए 1 सेकेंड में वो कितने बार कंपन करता है, ध्यान दीजिए 1 सेकेंड में वो कितने बार कंपन करता है, वही इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि 2.5 सेकेंड में 40 बार कंपन करता है, तो सिंपल बात है, जब 2.5 सेकेंड में 40 बार कंपन करता है तो देख लीजिए 1 सेकेंड में कितना बार कंपन करता है, वही आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो जब 2.5 सेकेंड में 40 बार कंपन करता है तो 1 सेकेंड कितना करेगा, 40/2.5 होगा। अब क्या कीजिए पॉइंट हो रही है 0 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 25 से काटिएगा आपको 400 को, तो 25 चुका 100, तो 4 चुका 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16 आ जाएगा। यानी वो 1 सेकेंड में कितना कंपन करेगा 16 बार, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा 16 ही होगा। तो 16 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा मतलब हर्ट्ज होता है। तो ऐसे जब आप समझेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए। ठीक है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन 1 आएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों हम कभी बोलते नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे, हाँ जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं करेंगे। तो हम क्यों बोले कि सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन यदि आप पढ़ते हैं, आप यदि हमसे फ़ायदा उठाते हैं, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूँगा, ये आप पर छोड़ देते हैं, आप पर ये ईमानदारी पर छोड़ देते हैं कि आपको अच्छा लगेगा तो जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 120 kg द्रव्यमान की बंदूक से 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। अब देख लीजिए क्वेश्चन, वो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार आपका 9 to 10 में। क्वेश्चन कर रहा है कि 120 kg द्रव्यमान की बंदूक से 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। तो कह रहा है यदि गोली की बंदूक से के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। यानी क्वेश्चन करने का ये अर्थ हुआ कि एक आपका बंदूक है और बंदूक से देखेंगे आप जब गोली निकलता है आगे की ओर, तो ये आपका जो बंदूक है वो पीछे की ओर आता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये पीछे की ओर आता है। तो वही कह रहा है आपका क्वेश्चन कि कह रहा है इस बंदूक का जो वेट है वो कितना है 120 kg है। ठीक है, और ये गोली निकल रहा है बंदूक से, उस गोली का वेट है आपका 0.04 kg। ठीक है, और कह रहा है इससे जो गोली निकल रहा है इस गोली का स्पीड दिया है कितना 90 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो कह रहा है ये जो बंदूक है वो पीछे की ओर किस स्पीड से जाएगा। सिंपल है, क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पर होगा मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज होगा यहाँ पर। कैसे करेंगे तो ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे करते हैं। आपका आ जाएगा m1v1 बराबर
m2v2 इसको यूज कर देंगे, यानी मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए m1 की जगह किसी को ले सकते हैं, चलिए हम लेते हैं इसका बंदूक का, तो बंदूक का मास कितना है 120 kg है। अब इसका स्पीड हमें नहीं पता है, तो m1 v1, तो इसको v1 रहने दीजिए बराबर m2 की जगह क्या होगा, तो गोली का वेट ले लीजिए 0.04 गुने v2, तो v2 आपको दिया है, गोली का स्पीड कितना दिया है 90 मीटर पर सेकेंड दिया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या कीजिए पॉइंट ओढ़िए, तो आपको 2 अंक बाद आपका देने 2 जीरो आ जाएगा, ये आपका 1 जीरो से कट जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए इस 4 से इसको काट दीजिए, 4 से 4 तिया 12, ठीक। आप क्या कीजिए इसको एक बार 1 सेकेंड, ठीक है, 3 से भी काट सकते हैं, 3 9 30, यहाँ आपका आएगा 3 का 3 तिया 9, 3 तिया 9। आपका यहाँ से आ जाएगा v1 बराबर 3 बट्टे, यहाँ 1 जीरो तो है, ये आपका 10 इधर है, तो आपका आ जाएगा बट्टे में 100 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा v1 बराबर 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। शानदार क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 122 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। देखिए आपको समझाते हैं, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग आप देखे होंगे, ये स्प्रिंग है। अब जब स्प्रिंग को इधर से आप कंप्रेस करते हैं या इधर से भी कंप्रेस करते हैं, जब आप कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को, तो आप देखते हैं आपको बल लगाना होगा। अब जब बल लगाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ एनर्जी स्टोर होगा ही स्प्रिंग में, ठीक है, तब तो आप स्प्रिंग को छोड़ते तो पीछे को भागता क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर है। तो वही कह रहा है आपका कि इस स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी है वह क्या होगा, कंप्रेस करने पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ये भी आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो ये आपका होता है 1/2 यानी हाफ kx² होता है। आपको याद होगा, आप यदि पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो ये आपको याद होगा कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 kx² होता है। x क्या है, तो x है इलोंगेशन, जब हम खींचते हैं तो उसको बोलते हैं इलोंगेशन, जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। तो अभी क्या करें, उसको दबा रहे हैं तो यानी कंप्रेशन हो रहा है, तो x का मान यहाँ कंप्रेशन होगा, तो कंप्रेशन कुछ न कुछ होगा, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी है उसको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेंगे, देखा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगा, जितना कंप्रेस करेंगे उतना x का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब x का मान बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो स्प्रिंग को आप कंप्रेस कीजिए या स्प्रिंग को आप इलोंगेट कीजिए यानी खींचिए, दोनों समय आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग का वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, ध्यान रखिए बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर होती है। अब देखिए कर तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होंगे, कब होंगे। ऑप्शन ए है कि वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, क्या होगा, देखिए तो ये आपका वृत्ताकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, एक चक्कर लगाया, यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक चक्कर जब लगाएंगे तब देखिए आपका डिस्टेंस कितना तय करेगा, तो जितना इसका परिधि होगा 2πr, इतना वो दूरी तय किया। लेकिन देखा जाए एक चक्कर लगाया तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं पर पहुंच गया, तो विस्थापन क्या है, 0 है। क्वेश्चन ये करा कि किस केस में दोनों बराबर होंगे, तो क्या वृत्ताकार पथ में होंगे बराबर, नहीं होंगे, तो यानी आपका ऑप्शन 1 तो होगा नहीं। 2 देखिए क्या है, 2 कह रहा है कि दोलन करता हुआ दोलक, ठीक है, मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया। एक चीज़ बताइए, जब वो यहाँ गया फिर यहाँ से वापस यहाँ आया, अब जिस पॉइंट से शुरू किया था उसी पॉइंट पर पहुँच गया, तो उस समय तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन क्या डिस्टेंस ये तो तय कर रहा है, तो इस केस में भी आपका वही होगा जो वृत्ताकार पथ पर होता है। तो यहाँ भी आपका दोनों विस्थापन और दूरी सेम नहीं हो सकता है, तो आपका 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। 3 क्या, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। अब देखिए जब सीधी रेखा में चल रहे, बताइए जब आप सीधी रेखा में चलेंगे तो वही आपके लिए क्या होगा, दूरी भी होगा और वही आपके लिए विस्थापन भी होगा। अब मान लीजिए ये आप सीधे जा रहे हैं, अभी यहाँ है, बाद में यहाँ चले जाएंगे, तो इतना ये आपका लिए दूरी भी हो गया, ये आपका विस्थापन भी हो गया, क्योंकि इससे शॉर्टेस्ट दूरी नहीं हो सकता है।
तो आपका इसी केस में बराबर हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो ध्यान रखिएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही केस में बराबर हो सकते हैं, किसमें, 1D मोशन में, ठीक है, 1D मोशन यानी 1 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124 है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व X के M कोष में यानी M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब सोचिए, कह रहा है कि एक आपका X कोई एलिमेंट है और कह रहा है उसके M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तब होता है जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो कहीं से लिया है, तो इसका मतलब इसका वास्तविक अपना इलेक्ट्रॉन M सेल में कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि एक तो वो किसी और से लिया है। तो ये आपको पता होगा कि जो आपका सेल होता है आपका पहले K होता है, फिर L, फिर M, फिर N। तो पहले हमको यहाँ तीनों यूज है, तो तीनों को हम यूज करेंगे। और ये भी पता होगा कि K में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आगे तब फिर L में जाएगा, L में 8 होता है मैक्सिमम, तब M में जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, तो इसका क्या गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 आ गया वास्तव में, 287 ये इसका अपना वास्तव है। तो ये देखिए कितना इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, तो 8 2 10, 10 7 17, यानी इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब है आपके किसके बारे में बात कहा जा रहा है, तो ये क्लोरीन के बारे में बात कहे जा रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन का ही एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देख लीजिए कि करेज में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखिए कि क्लोरीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि यह आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरे आवर्त के अंतर्गत आते हैं, सॉरी। तो आपका ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है। बी कह रहा है कि इसकी संयोजकता 7 है। आप लोग समझते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो इसका संयोजकता 7 हो गया। ऐसा नहीं है, जब आपका 8 के आसपास हो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, तो उसमें 8 में से माइनस कर देते हैं, तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका संयोजकता क्या 7 नहीं है, कितना है, 1 है, 7 नहीं है 1 है। तो आपका बी गलत हो गया, आपका डी सही है। और सी क्या करा, यह आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह आते हैं, नहीं, ये आपका गलत है। तो कह रहे थे कौन सा कथन गलत है, तो बी एंड सी आपका गलत है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 125 है। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका ये 11th का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक चैप्टर था आपका IUPAC नेम, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला ही चैप्टर रहता है जब आप 11th में पढ़ते हैं तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आपका ए दिया है और बी दिया है, ठीक है। कर रहा है यदि यौगिक ए और बी एक ही आणविक सूत्र है, देखिए दोनों का सूत्र देखा जाए तो आपका सेम आएगा, ठीक है। दोनों में देखिए ना, कार्बन कितना है 2 है, तो C2 हो जाएगा। C2H कितना है, C2H आपका आएगा 4 3 2 5 1 6, C2H6 और O है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आपका इतना ही हुआ, C2H6O है। तो दोनों का सूत्र तो सेम है, आणविक सूत्र तो सेम है, लेकिन इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। इसी को बोलते थे आइसोमेरिज्म, याद है, आइसोमेरिज्म उसको बोल देते हैं। तो ये दोनों क्या है, आइसोमेरिज्म है। अब देखिए कह दोनों का आणविक सूत्र सेम है, लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है। तो कह यौगिक बी क्या है, तो बी क्या, सिंपल देख लीजिए, बी में क्या है, ये है ना बी, इसमें ओ लगा हुआ है, ये क्या है, ईथर है। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, क्या है, ईथर है। तो कह रहा है बी यौगिक क्या आती है, ईथर है, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आपसे पूछता है यौगिक एक क्या है, तो MOH लगा हुआ क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। तो सिंपल था क्वेश्चन, ये बी वाला क्या है, ईथर है। आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 126 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं, तो IUPAC के अनुसार उसका मूल शब्द क्या है। आप पढ़े होंगे क्लास आप 11th में शुरू में पढ़ते हैं, IUPAC नाम जब सीखते हैं तब, कि एक कार्बन है तो मेथ होगा, जैसे हम जाते थे या डटवाते थे सर कि एक कार्बन है तो मेथ होगा, 2 कार्बन है तो क्या होगा, ईथ का यूज करेंगे, तो इथेन बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, इसी से आता है ना। और 3 कार्बन रहेगा तो यानी मीथ ईथ, तब प्रोपेन बोलेंगे। और जब 4 रहेगा तो ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट यूज करते थे ना। तो यहाँ कह रहा है कि 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, तो 4 के लिए हम ब्यूट यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 होगा। ये सभी बेसिक है, आपका 11th-12th का ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में
Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान शाब्दिक है। अब देखिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा है किसमें सबसे अधिक है, तो इस सबसे पहले ये बात है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो चलिए आपको हम सिखाते हैं, लेकिन कुछ आपको याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, MnO2 है, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि O2 यानी ऑक्सीजन का आपका ये इस समान केस में आपका -2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, -2 होता है। तो यहाँ क्या है, तो 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 से गुना कर देंगे क्या आएगा आपका, यानी -4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन Mn का ऑक्सीडेशन हमें नहीं पता है, क्योंकि ये इसका वेरिएबल होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि इसका क्या है, x है, तो x में हम क्या करेंगे, यानी जो O2 का आया था उसको जोड़ देंगे, बराबर आपका 0 कर देते हैं। किसी भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है ना, तो उसमें इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होता है, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा, x में आपका +4 आएगा, यानी इसमें तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। इसमें देख लीजिए तो क्या होगा, ऑक्सीजन कितना है, -2 है, तो -4 दूनी 8 जाएगा, 8/3 आएगा, प्लस में 8/3 आ जाएगा। तो ये तो आपका 4 से कम है ना। 3 में चेक कीजिए ये क्या है, आप देखिए K2MnO4 है, K2 तो K का 1 होता है, याद रखना चाहिए, तो बनेगा क्वेश्चन। K का 1 होता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस Mn का मान लेते हैं x है, फिर O का 1 का होता है 2, तो 4 है, 4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ से x मान कितना आएगा आपका जगह +6 आएगा, यानी यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन क्या है, +6 है। तो कह रहा सबसे अधिक किस में था, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, K2MnO4। तो ये भी आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका 128 है। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसका अभिक्रिया कराया जाता है। सिंपल है, कह रहा है कि NaCl के निर्माण के लिए, ध्यान दीजिए, साधारण नमक तो यही होता है NaCl, तो NaCl के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ किसको मिलाएंगे, तो NaOH के साथ यदि हम HCl को मिला देते हैं तो ये आपका ये NaCl बन जाएगा। तो यानी आपका आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन आपका 129 है। क्वेश्चन कर आपका कि तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है और तत्व का परमाणु सबसे छोटा है, यानी किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है। ऑप्शन के अनुसार देखना है आपको। देखिए ऑप्शन 2 जगह लिथियम का परमाणु क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये आपको याद करने वाला है, इसको याद रखना होगा। क्वेश्चन आपका 130 है। क्वेश्चन कर रहा है कि खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अचार जो बनाते हैं, अचार उसमें क्या करते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, तो उस मसाला डालते हैं, तो लेकिन वो बहुत दिन तक चलता है। लेकिन आम आपको ऐसे रख दीजिए तो तुरंत सड़ जाता है। तो अचार इतना दिन क्यों टिकता है, ठीक है, अचार इतना दिन क्यों टिकता है, उसमें क्या होता है, ध्यान रखिए, उसमें होता है सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रवीकुंचन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है। जब किसी द्रव पर यानी लिक्विड पर क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो कह रहा है उसका क्वथनांक क्या होता है, तो क्या होगा, वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन कर रहा है एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, तो उस दवाई का मुख्य संघटक क्या होगा, तो यह तो आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन कर रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों को की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से। यानी जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें देखिए टीन को जो अंदर से डिब्बा को जो अंदर से पेंट किए रहते हैं, वो टीन से पुट्टी किए रहते हैं, उसको पेंट किए रहते हैं। तो कह रहा है न कि जस्ता से। ऐसे क्यों नहीं करता है, तो सिंपल बात है, क्योंकि जस्ता टीन से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जस्ता की जगह यूज नहीं करके क्या किसे यूज करते हैं, टीन का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का क्वेश्चन 134 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के लिए सही नहीं है। ऑप्शन 1 है लिटमस को लैकिन से निष्कासित की जाती है, बिल्कुल सही है, यानी लिटमस को लैकिन से बनाते हैं। ठीक है, आपका 2 है कि हल्दी अम्लीय विलयन में पीले रंग की होती है, ये भी सही है। 3 है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में मैजेंटा रंग होता है, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका 3 गलत है।
क्वेश्चन आपका 135 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है पीएच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वही जो आप पढ़े हैं पीएच मान। देखिए एक चीज़ होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए है, कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन सांद्रता को मापने के लिए। गलत है, हाइड्रोनियम नहीं, हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता। यहाँ शब्द में देखिए तो शब्द में आपका पूरे गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए आपका हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता मापने के लिए, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता मापने के लिए हम यानी पीएच का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 गलत है, ठीक है। सेकेंड आपका है कि पीएच पैमाने पर 7 से कम मूल्य एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो आप पढ़े होंगे कि पीएच मान जिसका 7 से कम होता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये आपका 2 सही है, ठीक, 2 सही है। 3 है कि जैसे पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए कह रहा है जैसे पीएच मान 7 से 14 होता है, एक चीज़ बताइए, जब पीएच मान आपका 7 से ऊपर होगा तो क्या ये अम्लीय होगा, नहीं, क्या होगा, ये क्षारीय होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कह रहा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, नहीं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि नहीं होगी, उसके बाद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है, तब तो वो क्षारीय होती है। तो आपका 3 भी गलत है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका, ये कौन सा कथन सही है, तो केवल आपका ऑप्शन 2 सही है, केवल 2 सही है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गलत जोड़ी चुनिए, कौन सा गलत है। तो रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी का जनक, गलत है। रॉबर्ट कोच को नहीं कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। किस कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी का जनक, क्योंकि सर्वप्रथम बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। तो आपका 1 ही गलत है, 1 कथन आपका गलत है। सेकेंड है कि सर रोनाल्ड रॉस मलेरिया का प्रकाश किया था, बिल्कुल सही है, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का खोज किया था, ये तो सही है। हमें कह रहा कौन सा गलत है उसको चुनना है। फिर है स्टैनली वी ब्रेनर माइक्रोस्कोप का आविष्कार, ये भी गलत है। माइक्रोस्कोप का सबसे पहले आविष्कार यानी यही क्या था आपका, ल्यूवेनहॉक ने किया था। जब वो बैक्टीरिया खोज करना था तो उसी समय सर्वप्रथम वो माइक्रोस्कोप का आविष्कार वही किया था, ल्यूवेनहॉक ने ही किया था, ठीक है। तो आपका इसमें केवल आपका यानी केवल नहीं 1 और 3 दोनों गलत है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आयुर्वेदिक विज्ञान में नाभिकीय वैज्ञानिक चिकित्सा उपचार में प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में क्या है। तो जो नाभिकीय चिकित्सा है उसमें क्या करते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक, ठीक है। तो जैसे आपका कोबाल्ट 60 है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जैसे कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दर में तैरता है। तो ये तैरता है आपका एनियोटिक दर में, याद रखिएगा, एमनियोटिक दर में तैरता है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन कर रहा है कि असत्य कथन को चुनिए, कौन सा कथन गलत है। 1 है कि उपकला यानी एपिथेलियम पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि उपकला सामान्य गति की अनुमति देता है, यही गलत है। जो उपकला है एपिथेलियम है वो समान गति का अनुमति नहीं देता है, ध्यान रखिए, समान गति की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए आपका 2 क्या है, तो 2 आपका गलत है। यानी आपका 1 सही है, 2 गलत है। थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है एपिथेलियम अवशिष्ट उत्पादों को समाप्त करने में यानी उत्सर्जन में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो केवल आपका 2 ऑप्शन जो था वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 140 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक अंतरकोश के प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरक्षित होती है, तो ये होती है प्रेरनकाइमा में, किसमें, प्रेरनकाइमा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रेरनकाइमा होती है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्से में से सामग्री के परिवहन में मदद करता है।
तो ये करता है आपका फ्लोएम। पौधे में जो आपका यानी सामग्री है, यानी सामग्री में कहा जाए तो यानी खनिज लवण जो खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ का यानी खाद्य पदार्थ का जो परिवहन करता है वो फ्लोएम करता है। हालांकि मुझे लगता है इसके आंसर जाइलम भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखा है सामग्री का परिवहन करता है, ठीक है, क्योंकि जाइलम भी ये जल का परिवहन करता है, जाइलम भी जल का परिवहन करता है, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका आंसर आपका 1 ही होगा, क्योंकि सामग्री दिया गया है, तो ऑप्शन आपका 1 ही होगा, फ्लोएम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 142 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि प्रमुख कारक F1 और F2 दोनों पीढ़ियों में व्यक्त किया जाता है, पीढ़ियों में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस में मूल गोप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता है, तो ये आपका जलीय पौधे में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, रूट कैप जलीय पौधे में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन कर रहा है कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्यों, यानी जो आप देखें कहीं कट होता है तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, फिटकरी लगाते हैं, फिटकरी लगाते हैं। अब फिटकरी लगाने से रक्त क्यों रुक जाता है निकलना, क्योंकि फिटकरी रक्त को अस्कंदित करके थक्का बना देती है, ठीक है, थक्का बना देती है, तो उसके बाद वो रक्त निकलना बंद हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जिसमें वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये है CO2, ये सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हार्मोन एंड्रेलिन का कार्य क्या है, तो एंड्रेलिन हार्मोन का कार्य होता है हमारे जो हमको गुस्सा आते हैं, चिंता आते हैं और तनाव आते हैं, उसको शरीर में सामंजस्य करते हैं, ठीक है, उसको सामंजस्य करने का कार्य एंड्रेलिन हार्मोन ही करता है। यानी ये कह सकते हैं कि गुस्सा क्रोध को नियंत्रित करता है एंड्रेलिन हार्मोन, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 147 है। क्वेश्चन कर रहा है कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि हरे पौधे हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड न छोड़ करके वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसका कारण क्या है, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए देखिए, 1 में देखिए क्या लिखा है कि हरे पौधे केवल रात के समय शोषण करते हैं, क्या ये कारण है, नहीं। 2 है कि हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या ऐसा होता है, ये भी गलत है, ऐसा तो नहीं होता है। 3rd है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका 3 है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, इसीलिए पेड़ पौधे दिन को ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन 148 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पाचन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। बी है कि लार जो होता है वो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है, तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो लार होते हैं वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ते हैं, स्टार्च को शर्करा में तोड़ते हैं, ठीक है, तो बी थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो आपका ए 100% सही है। आपका सी है कि यकृत पित्त रस का स्त्राव करता है, बिल्कुल सही है, जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है, ये भी सही है, यानी पित्त रस जो होते हैं वो यकृत से स्त्रावित होते हैं और वो पित्ताशय में जाकर शामिल होते हैं, ठीक है, संग्रहित होते हैं, ठीक है। तो आपका ए और सी सही है, ए और सी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में केवल ए एंड सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल उपचार संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, जल उपचार संयंत्र के लिए कौन सा आपका जो क्रम है वो सही है। अब तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्रम है। अब देखिए ऑप्शन ए में आपका है कि अवशिष्ट जल को शलाका छन्ने यानी वार स्क्रीन के माध्यम से पारित किया जाता है, यानी पहले क्या करते हैं उसको छानते हैं, ठीक है, अवशिष्ट को, ठीक है, पहले तो ए होना चाहिए, सबसे पहले ए होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा ए के बाद आपका सी होगा कि पानी फिर एक ग्रिट और रेत हटाने
टैंक में जाता है, ठीक। उसके बाद कहाँ जाता है, तो आपका एक बाद सी होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा बी कि पानी को फिर से एक बड़े टैंक में जमा होने की अनुमति दी जाती है और जिसे बीच की ओर ढलान किया जाता है, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका लास्ट कि वायवीय जीवाणु को बढ़ने में मदद करने के लिए पानी को साफ करने के लिए पंप किया जाता है। तो आपका हो जाएगा पहले ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 150 है। क्वेश्चन है कि विषाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि वे जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रजनन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और आपका बी है कि उन्हें सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, तो ये आपका गलत है। उसे सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, तो आपका बी गलत है। सी है कि वे अपना भोजन मेजबान कोशिका से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है कि वो जिस कोशिका में रहता है उसी से वो भोजन प्राप्त करते हैं। और डी है कि वे विभिन्न प्रकार की आकृति प्रदान करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ए, आप सी, डी तीनों सही है। ए, सी, डी आपका किसी ऑप्शन में तीनों नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका, इसका आंसर होना चाहिए ए, सी, डी। आपका किसी भी ऑप्शन में ए, सी, डी नहीं है, ए, सी, डी नहीं है, तो ऑप्शन ई होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ए, सी, डी नहीं है। आपका कहेगा सर 4 क्यों नहीं होगा, एक से अधिक, तो 4 इसलिए नहीं होगा एक से अधिक, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी तो सही है नहीं। और देखिए 2 में क्या आ रहा है, 2 में भी बी आ रहा है, तो आपका तो यानी बी में ही आपका बी है नहीं 2 में, तो यानी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका तीनों कथन सही है, ए, सी, डी, और ऐसा आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये था आपका आज, ये आपका था साइंस का प्रैक्टिस सेट, और ये आपका किरण पब्लिकेशन जो आपका न्यू बुक आया है आपका क्लास 6 to 8 के लिए, उसका आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट था। तो आप कहेंगे सर इसमें मैथ भी रहता है, ठीक है, आपका मैथ रहेगा, तो आपको हम अलग से वीडियो में इसी का जो मैथ का क्वेश्चन था उससे आपको हम हल करवा देंगे। तो पहले आप इस साइंस को बनाइए, और उसके बाद आपको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसी सेट का मैथ का जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन उसको हल करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।